नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारा आवास के चौथे अध्याय मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने आपको ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी की सतह के बारे में जानकारी दी, परंतु ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी देना कठिन होता है, इसलिए मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। यदि हम ग्लोब को एक साइड से काटकर ऐसे मेज पर बिछा दें, तो उस प्रकार से पूरी पृथ्वी का जो चित्र है वह सपाट कागज पर दिखाई देता है। उसी प्रकार से यदि सपाट समतल कागज की सतह पर पृथ्वी का चित्र खींचा जाए तो उसे हम मानचित्र कहते हैं। मानचित्र आवश्यकताओं के अनुरूप अलग-अलग स्वरूप और पैमाने से बनाए जाते हैं। जब हम विभिन्न पैमानों के द्वारा बनाए गए या विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाए गए मानचित्रों का एक संग्रह और उसका संग्रहण की एक पुस्तक बना लेते हैं तो उसे हम एटलस कहते हैं। एटलस में विभिन्न प्रकार के मानचित्र विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाए हुए होते हैं और एक ही स्थान पर उन सभी मानचित्रों का संग्रह हो जाता है। मानचित्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों, रेगिस्तानों को जिस मानचित्र के अंदर दिखाया जाता है उसे भौतिक मानचित्र या प्राकृतिक मानचित्र कहते हैं। नंबर 2, राजनीतिक मानचित्र। विभिन्न राज्यों, देशों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों को दिखाने के लिए बनाए जाने वाले चित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। नंबर 3, थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे सड़कें प्रदर्शित करने के लिए, नहरें प्रदर्शित करने के लिए, नदियां प्रदर्शित करने के लिए, उद्योग धंधे प्रदर्शित करने के लिए और विशेष फसलें प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाने वाले मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं। पहला दूरी, दिशा और प्रतीक। इन तीनों घटकों के समावेशित स्वरूप के द्वारा जो मानचित्र बनाए जाते हैं वह अधिक आकर्षित एवं ज्ञानवर्धक होते हैं, जिससे हमें संपूर्ण जानकारियां आसानी से उपलब्ध हो जाती। यह है भौतिक मानचित्र, जिसमें भारत की नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं और ये सभी अरब सागर ये पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई जा रही हैं और उसी प्रकार से ये पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई जा रही हैं। इसी प्रकार से हिमालय की ये पर्वत श्रृंखलाएं, ये हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उसके साथ साथ ये नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और इसी प्रकार से अरावली की पहाड़ियां, ये भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र और इसी प्रकार से ये दिखाया गया है भारत का पठारी क्षेत्र और तटीय मैदान और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पृथ्वी के ऊपर की जो आकृति है उस सब को दिखाया गया है। इसी को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। यह है भारत का राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में देखिए, इसमें जम्मू एंड कश्मीर एक ही राज्य दिखाया गया है, लेकिन अब इसके 2 हिस्से हो गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसके अतिरिक्त ये जितने भी राज्य हैं, उत्तराखंड है, दिल्ली है, हरियाणा, पंजाब और उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दिखाए गए हैं। वह प्रांतों को अलग अलग रंग से दिखाया गया है। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक हैं। एक है दूरी, दिशा और प्रतीक। पहला है दूरी। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। मानचित्र में हम 1 सेंटीमीटर के स्थल को 5 किलोमीटर में दर्शा सकते हैं। कई बार ये पैमाना मानने के ऊपर निर्भर करता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर मानते हैं हम या कुछ इससे ज्यादा मानते हैं। ये देखेंगे आप, एक चित्र बना हुआ है गांव का, सामुदायिक केंद्र भी इसमें दिखाया गया, पोस्ट ऑफिस दिखाया गया, पेड़, खेल का मैदान, विद्यालय, कुआं, ये सभी एक पैमाना माना गया है और उस पैमाने के आधार पर हमने प्रत्येक व्यक्ति के घर को और प्रत्येक स्थल को हमने उसी दूरी पर दिखाने का प्रयास किया है। दूसरा बिंदु है दिशा। दिशा, इसमें ये जो आकृति आप देख रहे हैं, यह आकृति आपको विश्व के या भारत के मानचित्र के बाईं ओर दिखाई देगी, ऊपर की ओर कोने में, और ये हमें ये बताती है कि नक्शे में कौन सी दिशा किस तरफ दिखाई गई है। अब अक्सर देखेंगे कि नक्शे का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो कौन सा क्या होता है,
वह उत्तर होता है, वो किताब में हो, दीवार पर बना हो, से में मानचित्र में ऊपर का हिस्सा उत्तर कहलाता है। नक्शे को देखते वक्त दाएं हाथ की ओर पूरब होगा और बाएं हाथ की ओर पश्चिम होगा और इसी प्रकार के बीच की दिशाएं आप देख सकते हैं। 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये प्रधान दिग बिंदु कहलाते हैं। यह है दिक्सूचक। दिक्सूचक एक घड़ी नुमा होती है, इसमें एक सुई होती है जिसके एक ओर लाल का निशान ये बना होता है। यह चुंबकीय घड़ी होती है। इसके बाद आता है प्रतीक। मानचित्र पर वास्तविक आकृति या प्रकार बनाने के लिए जैसे भवन है, पुल है, रेलगाड़ियां हैं, दूसरी चीजें हैं, इनके लिए कुछ प्रतीकों की जरूरत पड़ती है। देखिए जैसे यहाँ पर रेल लाइनों के लिए ये प्रतीकों की जरूरत पड़ी हुई है, बड़ी लाइन, छोटी लाइन। उसी तरह बसों के लिए देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये है पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, जिले सीमा, ये जो चिन्ह है इन्हें हम प्रतीक कहते हैं। यही प्रतीक जो है मानचित्र बनाने के लिए आसान होते हैं और मानचित्र को समझने के लिए भी इन प्रतीकों का होना बहुत आवश्यक है। इन्हीं प्रतीकों के द्वारा देखिए ये गांव का चित्र बना हुआ है। इस गांव के चित्र को ध्यान से आप देखेंगे, रास्ता भी दिया हुआ है, इसमें रेल लाइन के लिए भी दिया हुआ है और ये देखिए यहाँ पर पूजा स्थल बना हुआ है, यहाँ पर ये वन बना हुआ है। इस प्रकार से प्रतीकों के ही आधार पर मापकर ही बनाया गया मानचित्र है और यह आसानी से आपके गांव के चित्र को बता सकता है। आपको भी इसी प्रकार का एक चित्र अपनी कॉपी में अपने गांव का बनाना चाहिए। प्रतीकों के बाद रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय जानकारियों के आधार पर कभी-कभी किसी क्षेत्र की या रास्ते की या किसी वस्तु या स्थान की जानकारी बताने के लिए हम किसी कागज पर बिना नाप तोल के लाइन खींचकर एक चित्रण कर देते हैं, उसी को हम रेखा चित्रण या रेखा मानचित्र कहते हैं। खाका एक छोटे से क्षेत्र को जब बड़े कागज पर बनाया जाता है, उसके अंदर की छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, उसमें भी कोई लंबाई चौड़ाई का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। तो इस प्रकार के बड़े आकार में बनाए गए चित्र को खाका कहते हैं। इस प्रकार से यह अध्याय खत्म हुआ। धन्यवाद।